सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। A2V2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली क्लास में हम डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2024 का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम सेट 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। और ये पिछली क्लास में पिछली 2 क्लासेस में हमने बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन और सेकेंड क्लास में हमने फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करा दिए थे, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप E1 या फिर ग्रुप E2 में। तो 75 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं बायोलॉजी और फिजिक्स के। यहाँ आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के टोटल 25 क्वेश्चन यानी कि 75 से लेकर के 100 तक के जो 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 2024 में उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर पिछली वीडियोस को अभी आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किस प्रकार के सेल में रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आने वाले एग्जाम में यानी जो आपका 2025 में इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें रिपीट हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो किस प्रकार के सेल में रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ऐसा कौन सा बताइए है? ईंधन सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रता सेल या फिर लैग्रांज सेल? तो देखिए पूछा गया है, प्रश्न में दिया गया है ना कि रासायनिक अभिक्रिया से सीधे विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक अभिक्रिया किस में होगी? जो सांद्रता सेल होती है इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो सीधे विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाती है। केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं। सांद्रता सेल जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे बीकर होता है, इसमें 2 डंडे लगे होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, इसके अंदर विलयन भरा होता है। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, आयोनाइज्ड की क्रिया होती है और इसमें जो है हमें एनोड और कैथोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल प्राप्त हो जाते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। आपने पढ़ा होगा अपने 12th लेवल में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि किस एल्किल हैलाइड को बनाने में एंस डीकर अभिक्रिया सबसे उपयुक्त है? एंस डीकर अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 12th लेवल में जो बच्चे भी हाल ही में एग्जाम देकर आए हैं उनको पता होगा। तो किस एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए हैंस डीकर अभिक्रिया सबसे उपयुक्त है? तो ब्रोमो एल्केन को बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त जो हैंस डीकर अभिक्रिया है, ठीक है, एल्किल हैलाइड जो है बनाने के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान अभिक्रिया भी मानी जाती है। देखिए किसी भी अगर आप यौगिक को बना रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर हम ले लें तो नाइट्रोजन की बात कर लें, ठीक है, या फिर कोई भी एलिमेंट की ले लें, किसी भी यौगिक की बात कर लें, तो उसको बनाने के लिए तमाम सारी अभिक्रिया होती हैं। जैसे कि अगर हम H2SO4 की बात कर लें, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बनाने के भी कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा होता है ना जो व्यवहारिक होता है, यानी कि इस तरीके से जो है बहुत आसानी से बहुत कम लागत में और सबसे अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। तो एक अभिक्रिया होती है ना, कई सारे तरीके होते हैं बनाने के, लेकिन एक जो तरीका होता है वो सबसे आसान और सबसे सूटेबल होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हैंस डीकर रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी सबसे बेस्ट है। ओके, तो ब्रोमो एल्केन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस अणु की आक्सीकर संख्या उसके तात्विक रूप में क्या होती है? किसी भी अणु की जो आक्सीकर यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके तात्विक रूप में क्या होती है? तो देखिए अगर तत्व के रूप में ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इस पर हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं समझ में आता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आपके लिए एक पर्सनली हम वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है उस पर वीडियो बना देंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए किसी भी तत्व की, किसी भी अणु की ऑक्सीडेशन नंबर जो है तात्विक रूप में, तत्व यानी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अगर किसी भी तत्व की ना जो ऑक्सीडेशन नंबर है और उसके तात्विक रूप में यानी तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में कितनी होती है? तो वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बहुत जो अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपको कोई एग्जांपल क्वेश्चन दे दे, H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सल्फर जो है, सल्फर ये जो S दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके कई सारे रूल होते हैं जो कि मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। हाइड्रोजन जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एक एलिमेंट है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 होता है। तो 1 × 2 करेंगे, प्लस हमें S का निकालना ही है तो S को हम X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है
यहाँ पे -2 कोष्टक में लिखिए, इंटू O4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे आप, ठीक है। तो हो क्या जाएगा आपका 2 + x, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 माइनस के 8 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा S का यानी सल्फर का H2SO4 में, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है। जिन बच्चों को आता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो को हम आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को भी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी अवस्था में निम्न में से किस में परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पायसन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पायसन जो है ये एक ऐसा कोलाइडी अवस्था है जिसमें कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी प्रकृति का है। तो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये जो है आपका एक प्रकार का क्या है, उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्साइड तो तीनों हैं, चारों हैं, लेकिन उभयधर्मी प्रकृति का जो है वो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HX के लिए अम्लीय शक्ति का सही क्रम निश्चय करिए। यानी हाइड्रोजन के लिए अम्लीय प्रकृति शक्ति का यानी कि कौन सबसे ज़्यादा जो उसमें प्रबल उसमें हाइड्रोजन के एलिमेंट है और किसमें उससे कम है। तो सबसे अधिक जो प्रबल होगा ना वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। क्या होगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हमें, सबसे प्रबल जो होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे अधिक प्रबल हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, यानी जो आपका आयोडीन है, ठीक है, सबसे अधिक अगर किसी भी एलिमेंट में है तो उसकी जो शक्ति होगी तो वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, HBr है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बाद क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, HCl। तो ये क्रम है अम्लीय शक्ति का सही क्रम, शक्ति को बढ़ने का क्रम। यानी सबसे अगर पूछा जाए सबसे अधिक प्रबल कौन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड है। सबसे कमज़ोर कौन हो गया तो HCl हो गया, उसके बाद आपका HBr हो जाएगा, फिर उसके बाद HI हो जाएगा। तो ये घटते हुए क्रम हो जाएगा और वो ये जो क्रम पूछा गया है वो बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n=2 के लिए कक्षकों की संख्या क्या होगी। देखिए क्वांटम संख्या जो होते हैं आपने टाइप्स अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको हम इस पे वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या होता है आपका है, द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, चक्र क्वांटम संख्या होता है। तो 4 होते हैं कुल, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, 100% आता है, हर साल आता है। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या n=2 के लिए कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अगर n का मान 2 है ना तो आप उसका गुना कर दीजिए, 4 हो जाएगा इसका कक्षकों की संख्या, ठीक है। क्योंकि फार्मूला होता है 2 पावर n, क्या होता है 2 पावर n होता है। मुख्य क्वांटम संख्या n=2 के लिए कक्षकों की संख्या निकालनी है। जब भी कक्षकों की संख्या आपको निकालनी है तो इस फार्मूले को आपको याद करना है। यहाँ पे n=2 दिया है, अगर n=3 दिया होता तो 2 पावर 3 रखते तो क्या हो जाता 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा, नहीं 8 होगा, ठीक है 8 हो जाता। लेकिन यहाँ पे n=2 दिया है तो यहाँ पे 2 पावर n की जगह पर 2 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो इस प्रकार से निकालिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन गलती मत करिएगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है और इससे ईजी क्वेश्चन नहीं बन सकता। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में कितने क्लोराइड आयन सोडियम आयन को घेरे रहते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है भाई, NaCl, यही तो है सोडियम क्लोराइड। अब इसके क्रिस्टल जालक में कितने क्लोराइड आयन सोडियम आयन को घेरे रहते हैं, कितने क्लोराइड आयन। तो NaCl में निकालना है क्लोराइड के क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड के कितने क्रिस्टल हैं, कितने क्लोराइड आयन है जो सोडियम आयन को घेर रहते हैं। तो होते हैं कितने 6। ये बच्चे ने देखिए 9 लगाया हुआ था, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो 6 होगा। क्या होगा 6 होगा, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 2NaCl3, ये इसका अणु के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको अपने पिछली कक्षा में आपने 10th में 9th में 12th में 11th में पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में Lu संकेत वाला तत्व आता है। Lu
बताइए, लेक्टिनाइड होता है कि आपका एक्टिनाइड होता है। तो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में LU संकेत वाला तत्व, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जिसको कि LU से डिनोट किया जाता है? बिल्कुल सही जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका F ब्लॉक। क्योंकि देखिए LU जो है वो आपका एक रासायनिक तत्व है, आप जानते हैं आवर्त सारणी में है, और इसका परमाणु क्रमांक 71 होता है। कितना होता है? 71 होता है। LU नाम क्या है इसका? तो नाम इसका है लुटेटियम। क्या नाम है? लुटेटियम। इसको LU से डिनोट किया जाता है, और इसको जो है लैंथेनाइट तत्वों के साथ रखा जाता है। इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F ब्लॉक ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे का है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैलेकाइट ये कॉपर का है, सीडराइट भी कॉपर का है, एग्लेसाइट ये तो कॉपर का भी नहीं है और न ही लोहे का है। अब लोहे का बात की जाए तो बॉक्साइट, हेमेटाइट ये सब जो है लोहे का अयस्क कहलाता है। तो बॉक्साइट यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर जो है यहाँ पे लोहे का। अच्छा, लोहे का तो मैलेकाइट, बॉक्साइट, यहाँ पे सीडराइट का आंसर होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया थोड़ा सा। बॉक्साइट जो है ये तो एल्यूमिनियम का है, सॉरी मैंने गलती कर दिया। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? जी हाँ। और मैलेकाइट या फिर मैलेकाइट या फिर एजुराइट ये सब जो है कॉपर के हैं। यहाँ पे जो सीडेराइट है, सीडेराइट ये आपका लोहे का अयस्क है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था हमें भी, तो याद रखिएगा आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि एंग्लेसाइट किसका अयस्क है, तो एंग्लेसाइट जो है ये सीसा यानी लेड, यहाँ पे आप जानते होंगे लेड जो होता है, सीसा जो होता है, इसका जो है अयस्क होता है एंग्लेसाइट की बात कर ले तो। अगला है प्रोटॉन का पूर्ण आवेश क्या है? तो प्रोटॉन जो है इसका पूर्ण आवेश, वेरी वेरी इजी। इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिला एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछा गया था 24 में, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं देखने को मिलेगा, ये पूछा गया है। और देखिए एग्ज़ाम में आपके देखिए 25 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन या तो आपके बायोलॉजी का अगर आप बायोलॉजी वर्ग के हैं तो, और 50 क्वेश्चन अगर आप मैथ वर्ग के मैथ वर्ग के पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैथ लिख दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए हर एक सेट में, जैसे इस 50 क्वेश्चन बायोलॉजी सबसे पहले बात कर ली, तो बायोलॉजी 50 क्वेश्चन में ना 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर एक क्वेश्चन हर बच्चा लगभग अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन जो ये 10 क्वेश्चन बचते हैं ना इसी 50 वाले में, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बच्चा डीपली प्रिपरेशन किया होगा वही कर पाएगा, और वही जो बच्चा कर लेगा उसको टॉप कॉलेज मिल जाता है। मैथमेटिक्स में भी यही स्थिति होती है, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में भी यही चीज़ होता है, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। अगर 25 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन आएंगे आपको, लेकिन जो 5 से 6-7 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे लेवल क्वेश्चन होंगे जो आप डीप नॉलेज जो बच्चे को होगा वही कर पाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन, अगर बात कर ले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों का ही आवेश आपको बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस के, इस पर निगेटिव होता है, तो माइनस के 1.6022176 इंटू 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पे सी वाला होगा, ये वाला सी वाला जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। प्रोटॉन की बात कर ले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, तो प्रोटॉन जो है इसका आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस में, वैल्यू सेम होती है बिल्कुल सेम, बस चिन्ह जो बदल जाता है, पॉजिटिव में होता है 1.6022176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है पॉजिटिव में। अगर न्यूट्रॉन की बात कर ले तो न्यूट्रॉन से अगर आप पूछ लिया जाए प्रश्न में कि यहाँ पे प्रोटॉन की जगह पर अगर पूछ दिया कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, बताइए न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 भी देगा। न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सहसंयोजी आबंध का उदाहरण नहीं है? तो देखिए NH3 यानी अमोनिया, ये आपका सहसंयोजी बंध बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनाता है। उसके अलावा यहाँ पे F4 है, ये भी। यहाँ पे अगर लिथियम फ्लोराइड की बात कर लें तो ये जो है एक प्रकार सा ऐसा यौगिक है जो कि सहसंयोजी बंध नहीं बनाता है, इसका एग्जाम्पल ये नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएगी, बताइए। देखिए पूछा गया है 2KClO3,
ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है हम आपको जो सॉल्व करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ये सब हम आपको ऑनलाइन क्लासेज में करने वाले थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख नहीं पाएगा। और यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेज में क्या होगा कि आपको हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको हम एडिट कर देंगे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से दिखे। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा दे रहे हैं जो पेपर कराया गया था ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, जिसको टाइप करने का फालतू काम नहीं किया गया है, इसलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करा पा रहे हैं। निम्न क्रिया अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएगी? 2KClO3, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। अब इसका विघटन हो रहा है तो क्या बन रहा है भाई? 2KCl बन रहा है और प्लस O2 भी बन रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या है? एक अभिक्रिया जो है वो दो भागों में बट गई है। इसका मतलब ये क्या है? विघटन अभिक्रिया है। क्या है भाई? विघटन अभिक्रिया है ये यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो दिख रहा है आपको बी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इस बच्चे ने द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है सही लगाया हुआ था, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये नहीं होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इधर भी दो एलिमेंट होते और इधर भी होते। यहाँ पे विघटन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिनाल और थैलिक एनहाइड्राइड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने से क्या प्राप्त होगा? देखिए, फिनॉल जो होता है उसका कुछ इस प्रकार से बेंजीन रिंग के फॉर्म में इसका बनता है। ये आपका फिनॉल, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन जो है जुड़ा होता है। तो अगर फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए, H2SO4 क्या है? उत्प्रेरक है। तो इसको उपस्थिति में जब गर्म किया जाएगा तो फिनाफ्थेलिन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनॉफ्थेलिन प्राप्त होगा। निम्न में से कौन सी अधिकतम द्विध्रुवी आघूर्ण वाला यौगिक है? तो जो आपका क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3Cl, ये आपका सबसे अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीकरण करता है? निम्नलिखित में से जो एक रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस रिएक्शन में कौन सा तत्व है जो कि ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है? तो क्लोरीन है, फेरिक है, टिन है, फेरस है। तो ऑक्सीकरण कौन सा तत्व करता है? तो फेरिक जो है यहाँ पे, फेरिक, ये आपका ऑक्सीडेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4 मेथेन अणु का संकरण कौन सा है? तो इसमें जो है sp3 संकरण देखने को मिलता है। CH4 जो है इस अणु में, अणु का संकरण कौन सा है? तो sp3 संकरण इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की द्वैध प्रकृति की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डी ब्रोगली ने एक तरंग दैर्ध्य की जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया था कि पदार्थ की जो दैर्ध्य प्रकृति होती है, ये बताने का काम किया था किसने? डी ब्रोगली ने। और देखिए, इनके जो सिद्धांत है इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, जो कि हमने पिछले 2 दिन पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने आपको क्वेश्चन जो है वो कराया भी था। H2C डबल बांड CH, सिंगल बांड CH और डबल बांड CH2, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसका IUPAC नाम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? IUPAC नाम पूछा गया है। तो देखिए, IUPAC नाम निकलने का बहुत ही आसान तरीका यही है कि जिस तरफ जो है कोई क्या कहते हैं संलग्न समूह जुड़ा हो, जैसे कि समूह मतलब कि जैसे कीटोन समूह हो गया, क्या कहते हैं कि एथिलीन समूह जुड़ा हुआ है, या फिर तमाम तरह के जितने भी समूह होते हैं, जिस तरह कोई समूह जुड़ा हुआ हो ना, उधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डबल बांड भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी डबल बांड जुड़ा हुआ है। तो हम काउंट करेंगे तो सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो 4 नंबर पे क्या आता है? आपका ब्यूटेन आता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ब्यूटेन। अब यहाँ पे क्योंकि CH2 समूह जुड़ा हुआ है तो उसके लास्ट में जो संलग्न जुड़ता है वो आइन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आइन जुड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। तो ब्यूटेन, अगर आपको नहीं आता है IUPAC नाम निकालना ना, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आपको एक स्पेसिफिक वीडियो देंगे जिसमें हम आपको केवल IUPAC, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब चीज़ें करा देंगे, क्योंकि क्लास में कराने लगेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। देखिए, ब्यूटेन हो गया क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो क्या होता है आपका? मेथेन होता है। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 अगर है तो क्या होता है? एथेन होता है। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो क्या होता है?
मेथिन एथिन प्रोपेन होता है। और फिर कार्बन संख्या अगर 4 हो गई तो क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मेथिन एथिन प्रोपेन ब्यूटेन। एंड अगर 5 हो गई तो क्या होता है, पेंटेन। इसके अलावा मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन, ये 10 तक होता है। इसके अलावा भी होता है, तो केवल 5 आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है तो 4 नंबर पे क्या आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है आपका ये, तो क्या हो गया, ब्यूटेन आया, तो ब्यूटेन लिख लीजिए। अब CH2 समूह जुड़ा हुआ है तो आइन लास्ट में जुड़ता है, तो ब्यूटेन जुड़ा हुआ है तो आइन जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ब्यूटाइन हो जाएगा। अब समूह कहाँ 4 जुड़े हैं, तो देखिए एक यहाँ पे समूह ये जुड़ा हुआ है डबल बांड से, और एक यहाँ पे डबल बांड ये जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, तो एक तो यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है और एक तो यहाँ पे 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1, 3 ब्यूटाडाइन। तो इस प्रकार से लिखा जाता है इसको है, ठीक है। अब देखिए आपको एक ही क्लास में और एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, तो IUPAC के लिए आप चाहे तो अलग से कोई लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक इस पर वीडियो दे देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। किस बहुलक का एकलक आइसोप्रोपीन होता है, किस बहुलक का एकलक आइसोप्रीन, एकलक मतलब क्या हो गया, मतलब उसी से मिल करके वो बहुलक बना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो प्राकृतिक रबर है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर पॉलीथीन की बात कर लें हम, पॉलीथीन क्या है, एक प्रकार का बहुलक ही तो है। पॉलीथीन जो आप यूज करते हैं समय सब्जी वगैरह ले जाते हैं, तो ये पॉलीथीन है, इसका बहुलक क्या है, तो इसका बहुलक होता है क्या, एथीन। क्या होता है, एथीन, या फिर एथिलीन भी बोला जाता है। तो कोई भी बहुलक है ना, उसका आइसोप्रीन क्या होगा, यानी उसका सबसे छोटा एकलक क्या होगा, यानी जिस एकलक मतलब कि वह छोटे छोटा रूप जिससे मिलकर के कोई बहुलक बना हुआ हो। यानी पॉलीथीन, आप पूछा है कि पॉलीथीन किससे बना है, तो आप कहेंगे सर प्लास्टिक से बना है, ये तो भाई सबको पता है कि पॉलीथीन जो है प्लास्टिक से बना है। उसका एक क्या है, यानी उससे बना किससे है, मेन रूप उसका क्या है, इसको आप बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आप इंसान हैं तो आपका बॉडी है, बॉडी के तमाम सारे अंग हैं, तो आपका अंग किससे बना है, आपकी बॉडी का सबसे जो एकलक होगा वो क्या होगा, कोशिका होगा। क्या होगा, कोशिका। कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर के क्या बनती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी आपके शरीर के किसी बॉडी का ऊतक, ऊतक जो है किसी अंग का निर्माण करता है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ेंगी तो आपका एक उंगली बनेगा, फिर और सारी जुड़ेंगे तो ऊतक, ऊतक बनते बनते आपका पूरा हाथ का पंजा बन जाएगा, तो पूरा हाथ बन जाएगा, तो वो आपका अंग कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका एकलक हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए, एकलक पॉलीथीन के लिए। और एक मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि किसी भी बहुलक का, पॉलीथीन हो गया या फिर कोई भी बहुलक आपसे पूछ लिया है, रबर दे दिया, ठीक है, तो उसका जो लास्ट नाम होता है उसी में उसका एकलक जुड़ा होता है। तो अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो उसमें एथिन जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक रबर इसका केमिकल नेम कुछ होता है, तो उसका आइसोप्रीन लास्ट में उसकी जुड़ा होता है। तो आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर होगा किसका, किसी भी बहुलक का एकलक आइसोप्रीन होता है, तो प्राकृतिक रबर का एकलक जो है आइसोप्रीन होता है, याद रखिएगा। अच्छा, PVC का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है, PVC, तो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा, इसको पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पॉलीएस्टर है, इसका क्या होगा, तो एस्टर लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो एस्टर ही इसका आइसोप्रीन कहलाता है या फिर एकलक कहलाता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोराइड आप कह सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी समस्थानिकों की विशेषता है, तो इसके विभिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण होते हैं। देखिए समस्थानिक और समभारिक, और एक होता है आपका समन्यूट्रॉनिक। तो सब आप केवल ये जानिए कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। देखिए कोई भी दो तत्व हैं, जैसे एक तत्व यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है सोडियम है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सोडियम कितना होता है, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर सोडियम का भी परमाणु क्रमांक 1 ही है, परमाणु भार इसका होता है 2 और इसका मान लीजिए 10, कुछ भी है, तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं ना, कोई भी ऐसा दो तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एक समान हो तो वो कहलाएंगे क्या, आपस में समस्थानिक कहलाएंगे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, इनमें विभिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक गुण असमान नहीं होंगे, लेकिन जो समान रासायनिक गुण होंगे वो समान होंगे, तो ये आपका हो गया समस्थानिक। ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक तत्व कहलाएंगे।
वहीं अगर एग्जाम्पल ले लें कि आपका क्या है, लिथियम है और एक आपका यहाँ पे बेरिलियम है। इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए 10 है, इसका मान लीजिए 20 है। इसका अणु भार यानी परमाणु भार जो है वो मान लीजिए यहाँ पर 15 है, इसका भी परमाणु भार 15 है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें परमाणु भार दोनों बराबर है, तो ये आपके समभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व होंगे जो वो समभारिक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें तो आपका जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। ये समस्थानिक कहलाते हैं किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, प्रतिस्थापित प्यूरिन होता है तो यहाँ पे एडिनिन जो है वो प्रतिस्थापित प्यूरिन कहलाता है। सोडियम समानता +2 ऑक्सीडेशन स्थिति नहीं दिखाता, क्यों? सोडियम जो है Na तो है सोडियम, तो ये जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शाता है। इसका कारण ये है कि द्वितीय उच्च आयनन विभव इसमें देखने को मिलता है। यानी अगर सोडियम कहीं भी आप देखेंगे लिखा हुआ है तो Na ऐसे लिखा होता है Na। ठीक है, तो अगर इसका आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ना तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो सोडियम जो है समानता +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्थिति नहीं दर्शाता है, बाकी सब दर्शाते हैं जो इसके एलिमेंट आते हैं इसके समूह के। ठीक है, जैसे आपने कहीं देखा होगा मैग्नीशियम लिखा होता है, मैग्नीशियम जो लिखा होता है इस पर +2 लिखा होता है। अगर हम क्लोरीन की बात कर लें तो यहाँ पे -2 लिखा होता है। जहाँ पर भी आपने देखा होगा यौगिक तत्व के रूप में लिखा होगा तो यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में वो लिखा होता है। ठीक है, तो यही ये बताता है। R=KAB² अभिक्रिया के लिए कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया के लिए इसकी कोटि कितनी होगी? तो इसकी देखिए 2 कोटि B की हो गई और 1 कोटि A की होगी, यानी टोटल 3 कोटियाँ हो गई। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ग्रीगराक अभिकर्मक से क्रिया के बाद जल अवघटन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का जब आप ग्रीगराक अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं और जल अवघटन कराएं तो क्या मिलेगा? तो आपको एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। तो ये हमारा केमिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन था। 27 मिनट में हमने टोटल जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया आपको है, और 25 क्वेश्चन को हमने 27 मिनट में अटेम्प्ट करके दिखा दिया आपको। यानी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना आपको है, आप चाहे तो कम से कम 30 मिनट ले सकते हैं इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हालांकि एग्जाम में आपको बहुत समय पर्याप्त समय मिलता है,